नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई पाठ 8वां मेरा विद्रोह। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस पाठ को पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। किवाड़ धीरे से सरका कर दबे पांव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती हैं। किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े देने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज़ लॉन्ड्री में धुलते हैं? रोज़ कब जाते हैं? बकवास मत करो, दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? मैं गुनगुनाता हुआ ढीठ सा अंदर आ जाता हूँ। मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा। उनका दहाड़ना, गरजना, मेरा कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नज़रों से बचना। सामना पड़ने पर मेरा डिटाई से गुजर जाना, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बिसुरते चले जाना। ठीक याद नहीं आता कि यह सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना ऐसा ही विद्रोही, उद्दंड और ढीठ। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जिसे होठों से लगाते लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया था। अभी भी वह दिन याद आता है जब माँ ने बाल सवारे किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी तमाम दौड़ धूप कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हो गए थे। मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा। घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण। क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियत से युक्त थे, उन पर ही शिक्षिकाएं भी शाबाशी के टोकरे उछलाती, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते, मतलब अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते थे। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता। माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से लाचार थी। अंततः सारी मेहनत पिताजी ही करते। मेरी इच्छा नहीं रहती थी कि उनसे पढ़ने की, मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। ऑफिस से आने के साथ ही माँ सारी किताब कॉपियाँ सहित मुझे घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुंचा हूं। एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी। पिताजी ने मना किया। मेरे जिद करने पर माँ और पिताजी में भी झिकझिक होने लगी। मैं अड़ा ही रहा। परिणाम स्वरूप पहले समझाया, धमकाया और डांटा गया, और सबसे आखिर में 2 चांटे लगाकर नालायक करार कर दिया गया। मैं बड़ा क्रोधित हुआ। कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की छपी पर्चियाँ लाता तो पिताजी झल्ला पड़ते। 1-2 रुपये देते भी तो मैं अड़ जाता कि बाकी लड़के 10-10, 20-20 रुपये लाते हैं, मैं क्यों 1-2 ही ले जाऊं। मैंने इस बारे में माँ से बात की, पर माँ भी इसे फिजूल खर्चा मानती थी। रमन की वर्षगांठ की बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था कि अगले महीने उसकी वर्षगांठ है। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से किलकता घर पहुंचा था। मैं शायद रमन से भी ज़्यादा बेसब्री से उसकी वर्षगांठ का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि रमन ने अपनी वर्षगांठ की तैयारियों का जो चित्र खींचा था, उसने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम टपट दिया। नहीं जाना है। मैंने ज़ोर ज़ोर से लड़ना, जिद मचाना और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया। गाल पर लाल निशान उभर आए। उस दिन पहली बार माँ ने मेरे गालों पर उंगलियां फेर रो पड़ी थी और पिताजी से लड़ पड़ी थी। पिताजी को भी शायद पछतावा हुआ था। माँ ने मेरा मुंह धुलाया, गाल पर दवा लगाई और बाजार से बिस्कुट का एक डिब्बा मंगाकर पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे। खूब खुश होकर उन्होंने रमन को बुलाया। फिर उनकी दृष्टि गालों पर पड़ी। पिताजी जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया। पर मैंने कहा, तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, ज़रूर जाओ। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मन किया जोर से चीख पड़ूं। रमन के पापा के सामने ही कि ये झूठे, मक्कार और निर्दयी है,
मुझे पीट कर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं। बोला कुछ नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़ के अंदर चला गया। अंदर जाकर तो मुझे लगा कि मैं लाल परी के जादुई देश में आ गया हूँ। ढेर के ढेर झूलते रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन्स, प्रेजेंट्स, टॉफियाँ, गुलदस्ते, साज सज्जा, उल्लास से हमेशा हंसते से उसके मम्मी डैडी। घर लौटकर मैंने पहला प्रश्न माँ से यही किया, तुम और पिताजी मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? उत्तर में पिताजी की झिड़की ने उसके प्रति उपेक्षा व आक्रोश को और भी बढ़ा दिया। शायद धीरे धीरे इसी अपेक्षा और आक्रोश का स्थान विद्रोह लेने लगा। अनजाने में मेरे अंदर पिताजी का एक शत्रु पैदा हो गया, जो हर समय पिताजी को तंग करने, दुखी करने और उनसे अपने प्रति किए गए अन्यायों के विरुद्ध बदला लेने की स्कीमें बनाता। चूँकि पिताजी और पढ़ाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे, अंततः पढ़ाई से भी मुझे उतनी ही चिढ़ हो गई जितनी पिताजी से। घर में छोटी बहन शालू और उससे छोटे मंटू के आगमन के साथ ही तंगहाली और भी बढ़ गई थी। शायद इसी वजह से मैं ज़्यादा विद्रोही हो गया था। अब बात बात पर पिटना एक आम बात हो गई थी। धीरे धीरे पिटने का डर भी दिमाग से काफूर हो गया था और मैं दुस्साहसी हो पिताजी के हाथ उठाते ही घर से भाग खड़ा होता। बस पढ़ाई पिछड़ती गई। फर्स्ट आने लायक शायद नहीं था, पर सामान्य लड़कों से अच्छे नंबर तो मैं आसानी से ला सकता था। पढ़ाई से तो मुझे शत्रुता हो गई थी। पिताजी से बदला लेने के लिए अपना कैरियर चौपट करने तक मुझे एक मज़ा मिलता। लगता पिताजी को नीचा दिखाने का उससे अच्छा उपाय दूसरा नहीं हो सकता। मुझे याद है कि 5वीं कक्षा में 7वीं पोजीशन लाने के बाद 6ठी कक्षा में मैं मेहनत करके 3rd आया था। सोचा था पिछले साल से अच्छे नंबर लाने पर पिताजी खुश होंगे, पर वे रिपोर्ट देखते ही खीजे थे। चाहे कितना भी घोल कर पिला दूँ, तू रहेगा 3rd का 3rd ही। मेरा मन अपमान से तिलमिला गया। सोचा चीख कर कहूँ, अगले साल मैं फेल होऊंगा, फेल। अक्सर पेपर देकर लौटने पर इम्तहान का बोझ टलने की खुशी में उमंगता से घर लौटता तो बैठक में ही पिताजी मिलते। कैसा किया पेपर? मैं खुश होकर कहता, अच्छा। पर पिताजी के होंठ बिदक जाते। कह तो ऐसे रहे हो जैसे फर्स्ट ही आओगे। खिजक कर पेपर देखकर लौटने पर तो खास तौर पर उनका सामना करने से कतराता, चिढ़ता और माँ के सामने भुनभुनाकर अपना आवेश व्यक्त करता। शालू मुझे बच्ची लगती थी, पर जब से थोड़ी बड़ी होने के साथ उसने पिताजी माँ का कहना मानना, उनसे डरना शुरू कर दिया है, मुझे उस चमची से चिढ़ हो गई है। नन्हे मंटू को गोद में लेकर उछालने खेलाने की तबीयत होती है, पर पिताजी उसे प्यार करते हैं। यह सोचकर ही मुझे उसे रोते रहने देने में शांति मिलती है। इस महीने पैसे की ज़्यादा परेशानी है। टेरिकॉट की कड़क कॉलर वाली बुशर्ट ज़रूर सिलवाऊंगा। मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है? बिना घड़ी के परीक्षा नहीं दूंगा। साइकिल पंक्चर हो गई तो बस नहीं, ऑटो रिक्शा से किराया देकर घर लौटूंगा। हिप्पी कट बाल कटाऊंगा, माथे पर फुलाकर संवारूंगा। कर ले जो कर सकते हो मेरा। कई बार मन करता है कोशिश करके एक बार फर्स्ट आ ही जाऊं, लेकिन तभी अंदर से कोई खींचता है, नहीं, यह तो पिताजी की जीत हो जाएगी। वे इसे अपनी ही उपलब्धि समझेंगे और खुश भी तो होंगे। मेरा उनकी खुशी से क्या वास्ता? अब उनका और कुछ वश नहीं चलता तो माँ को सुनाकर दहाड़ते हैं। ठीक है, मत पढ़े लिखे, करे सारे दिन मटर गश्ती। मैं भी एक इम्तहान के बाद किसी कुली कबाड़ी के काम पर लगा देता हूँ। यही देख लीजिए, अभी नुक्कड़ की दुकान पर कुछ खरीदने आया ही था कि अचानक पिताजी सड़क से गुजरते दिखे। जानता हूँ घर पर पहुंचकर खूब गरजेंगे दहाड़ेंगे, लेकिन बाहरी दरवाजे पर आकर सन्न रह जाता हूँ। पिताजी को लगा कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया है। यह सोचकर वे गलियारे में खड़े खड़े दीवार से कोहनियाँ टिकाए निःशब्द कातर रो रहे हैं। मैं सन्नाटे में खींचा अवाक खड़ा रह जाता हूँ। पिताजी का ऐसा
बेहद निराश, आकुल, व्याकुल रूप मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने पिता को इतना विवश, इतना व्यथित और इतना बेबस देखा था। तो क्या पिताजी पहले भी कभी ऐसे ही अवश मजबूरियों के बीच रोए होंगे मुझे लेकर? अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। पिताजी की यह दशा देखकर मैं मन ही मन दुखी हुआ। माँ से मिलकर मैंने सब कुछ बताया। आज माँ की खुशी का पारावार न था। उसने मुझे गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वे दुख के नहीं, खुशियों के थे। मेरी आंखों के विद्रोही अंगारे बुझने लगे हैं मेरे अपने ही आंसुओं की धार से। मैं निशब्द कर रहा हूँ पिताजी, मैं संधि चाहता हूँ। मैं संधि चाहता हूँ। मैंने आपको गलत समझा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो चलिए शब्द वाटिका पढ़ते हैं। किलकना मतलब खुशी से चिल्लाना, डपटना मतलब डांटना, मटर गश्ती मतलब मौज में घूमना, पारावार मतलब सीमा न उड़ना, मुहावरे, आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना, अवाक खड़ा रहना, अचंभित हो जाना, काफुर होना, गायब हो जाना, नीचा दिखाना, अपमानित करना, तिलमिला जाना, गुस्सा होना, चौपट करना, बर्बाद करना, पारावार न रहना, सीमा न रहना। तो दोस्तों ये पार्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू के बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको प्रथमतः देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस पार्ट का स्वाध्याय लेके अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।